हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं अप्लाइड मैथमेटिक्स 1। और अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 में आज एक इंपॉर्टेंट और इजी यूनिट स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में यूनिट का नाम है मैट्रिसेस। और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, टेक्सटाइल, केमिकल और एग्रीकल्चर स्ट्रीम के अंदर इस यूनिट का नाम है मैट्रिक्स अलजेब्रा। इस यूनिट का सिलेबस इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, टेक्सटाइल, केमिकल और एग्रीकल्चर स्ट्रीम में कॉमन है और एग्जैक्टली सेम सिलेबस है। कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम का सिलेबस भी कॉमन है, लेकिन कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के अंदर 3 टॉपिक एक्स्ट्रा हैं। तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा कि कौन से 3 टॉपिक एक्स्ट्रा हैं। ये कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम का कंप्लीट सिलेबस है अकॉर्डिंग टू एकेटीयू यूनिवर्सिटी। और कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए यूनिट का नाम है मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस के अंदर टोटल 10 टॉपिक हैं हमारे सिलेबस में अकॉर्डिंग टू एकेटीयू यूनिवर्सिटी। अब अगर बात करें अदर स्ट्रीम की, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, टेक्सटाइल, केमिकल, एग्रीकल्चर स्ट्रीम की, तो इन सभी स्ट्रीम के लिए यूनिट का नाम है मैट्रिक्स अलजेब्रा। और मैट्रिक्स अलजेब्रा का ये टोटल सिलेबस है। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा के अंदर टोटल 7 टॉपिक हैं और इसके अंदर टोटल 10 टॉपिक हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर 3 टॉपिक ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा हैं। एक तो ये टॉपिक एक्स्ट्रा है, ये टॉपिक केवल कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को पढ़ना है। और ये जो लास्ट के 2 टॉपिक हैं, ये दोनों टॉपिक भी केवल कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। अगर हम इन 3 टॉपिक को हटा दें तो यहां पर टोटल हमारे पास 7 टॉपिक बचेंगे और यहां पर भी 7 टॉपिक हैं। इसका मतलब 7 टॉपिक ऐसे हैं जो सभी स्ट्रीम के अंदर कॉमन है। बात समझ में आ गई? अब एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। और ये टॉपिक दोनों जगह पर कॉमन है, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। और इस टॉपिक को हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम क्लास 12 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। क्लास 12 में आप मैट्रिसेस पढ़ चुके हैं, तो क्लास 12 में आपने जो पढ़ा है उसको हम आज के लेक्चर में रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये जो पहला टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के टॉपिक को समझने के लिए। तो ये टॉपिक दोनों जगह पर कॉमन है और हम इस टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे। तो ये ऐसा टॉपिक है जो सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, जहां पर हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन एंड यूनिटरी मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। लेकिन ये टॉपिक केवल कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ेंगे। यहां पर ये टॉपिक नहीं है। क्लियर है ना? नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इस टॉपिक के अंदर हम मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। और ये टॉपिक भी दोनों जगह पर कॉमन है, दोनों जगह पर कॉमन है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय इक्लियन फॉर्म। इस टॉपिक के अंदर हम मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट करेंगे इक्लियन फॉर्म मेथड से। और ये टॉपिक भी दोनों जगह पर कॉमन है, तो सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय डायरेक्ट मेथड। इस टॉपिक के अंदर हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे डायरेक्ट मेथड से, जहां पर हम पढ़ेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक, और ये टॉपिक भी दोनों जगह पर कॉमन है, यहां पर भी कॉमन है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय इटरेटिव मेथड। मतलब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इटरेटिव मेथड से, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे गॉस सीडल मेथड। और ये टॉपिक भी दोनों जगह पर कॉमन है, आप देख सकते हैं दोनों जगह पर कॉमन है। नेक्स्ट टॉपिक है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। इस टॉपिक के अंदर हम मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और मैट्रिक्स के लिए आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। और ये टॉपिक भी दोनों जगह पर कॉमन है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डायगोनलाइजेशन। तो यहां पर हम मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करेंगे और ये टॉपिक भी दोनों जगह पर कॉमन है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद लास्ट के जो 2 टॉपिक है ये केवल और केवल कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 3 टॉपिक इस यूनिट के अंदर एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। और ये जो 3 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरली यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 7 मार्क्स के क्वेश्चन के चांसेस यहां पर कम रहेंगे। बात समझ में आ रही है? अब अगर बात करें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। देखिए, एक तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। इक्लियन फॉर्म से रैंक वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस सीडल मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। बात समझ में आ रही है?
और यही टॉपिक यहां पर भी इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स का जो सिलेबस है वो सभी स्ट्रीम के अंदर ऑलमोस्ट सेम है, बस कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 3 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बैचेस अवेलेबल है और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जब आप गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर जाएंगे तो सबसे पहले आप अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग कोर्स को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसमें एनरोल करेंगे, क्योंकि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर आपको स्ट्रीम वाइज पढ़ाया जाएगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम का ही बैच लेना है, क्योंकि उसके अंदर आपके ही सिलेबस के लेक्चर आएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं आएगा, आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। और अगर आपकी कोई और स्ट्रीम है, चाहे वो मैकेनिकल स्ट्रीम हो या सिविल स्ट्रीम हो, आपको उसी स्ट्रीम का कोर्स लेना है। उस स्ट्रीम के अंदर केवल आपके ही सिलेबस के लेक्चर आएंगे, आपके ही सिलेबस का कंटेंट आएगा। तो अगर आप गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर एनरोल करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करने में, बहुत आसानी के साथ अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर सकते हैं। और गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर आपको हाई क्वालिटी के लेक्चर्स मिलेंगे और हाई क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा, जहां से आप बहुत आसानी के साथ अपने सेमेस्टर एग्जाम में और अपने कॉलेज एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए बैच का जो नाम है वो आरंभ बैच 2.0 है। जब आप एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। एप्लीकेशन के अंदर जब आप जाएंगे तो इस तरह के बैनर आपको दिखाई देंगे। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो बैच का नाम होगा वो आरंभ बैच 2.0 होगा फॉर न्यू सेशन 2026-27 और सभी बैचेस स्ट्रीम वाइज हैं, क्योंकि आप जानते हैं इस बार का जो न्यू सिलेबस है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है और इस बार का जो न्यू सिलेबस है वो स्ट्रीम वाइज है। तो आप कोर्स में एनरोल करते समय अपनी स्ट्रीम को चेक कर लेना, यहां पर स्ट्रीम लिखी होगी। जैसे ये जो बैनर है ये सीएससी स्ट्रीम के लिए है, कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के लिए है। और इस बैच के अंदर आपको सेम 1 प्लस सेम 2 के टोटल सब्जेक्ट मिलेंगे। मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि सेम 1 और सेम 2 में टोटल 12 मेन सब्जेक्ट है और एक आपका नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है। तो टोटल यहां पर 13 सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर के अंदर। आपको इस बैच के अंदर 13 के 13 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। और अगर आप केवल सेम 1 का बैच लेना चाहते हैं तो केवल सेम 1 का बैच भी अवेलेबल है, आप सेम 1 का भी ले सकते हैं। और एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं तो आपके बैच के अंदर केवल आपके बैच आपके सिलेबस के ही लेक्चर आएंगे। अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 में भी केवल आपके सिलेबस के लेक्चर आएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं आएगा और कोई भी टॉपिक आपका सिलेबस का नहीं छूटेगा। 100% सिलेबस आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा। तो जिस तरीके से ये सीएससी स्ट्रीम का बैच है, इसी तरीके से आपको अदर स्ट्रीम के बैच भी मिलेंगे। जैसे ये सिविल स्ट्रीम के लिए है, मैकेनिकल स्ट्रीम के लिए है, इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम के लिए है। तो सभी स्ट्रीम के लिए गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर बैचेस अवेलेबल है और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप भी कोर्स में एनरोल करके आज से ही अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर में हमें मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, जिनको आप ऑलरेडी क्लास 12th में पढ़ चुके हैं। तो हम यहां पर एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर समझ लेते हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब है मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर और फंक्शन लिखे होंगे वो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में लिखे होंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इस एग्जाम्पल को आप देखिए, ये हमारी फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है और फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में 3 नंबर लिखे हैं 2 3 4। 4 3 1 सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखे हैं, 1 2 4 थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखे हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम डिनोट करते हैं रो से। इसका मतलब ये R1 रो है, ये R2 रो है और ये R3 रो है। बोलो बात समझ में आ रही है? R3 रो। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो कहते हैं। R1 रो, R2 रो, R3 रो, ये डिनोट करने का तरीका है। सिमिलरली अगर आप ध्यान दें 2 4 1 ये तीनों नंबर वर्टिकल लाइन में लिखे हैं और फर्स्ट वर्टिकल लाइन में लिखे हैं। 3 3 2 ये सेकंड वर्टिकल लाइन में लिखे हैं। 4 1 4 ये थर्ड वर्टिकल लाइन में लिखे हैं। इसका मतलब ये
जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन है ये हमारा C1 कॉलम हो गया। देखो वर्टिकल लाइन को हम कॉलम कहते हैं, तो ये हमारा C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम है और ये C3 कॉलम है। तो ये जो हमारा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में 3 हमारे पास रो हैं और 3 हमारे पास कॉलम है। और ये जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को या किसी भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम दो टाइप के ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट और दूसरा स्मॉल ब्रैकेट। लेकिन मैक्सिमम जगह पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है, तो हम भी स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज करेंगे। तो अगर आप किसी भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो वो मैट्रिक्स बन जाती है। क्या बन जाती है? मैट्रिक्स बन जाती है। और मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए मैंने कैपिटल ए का यूज किया है। आप कैपिटल ए की जगह पर कैपिटल बी, कैपिटल सी कुछ भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल जेड तक। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये तो हमारा रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का। और इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं या फंक्शन होते हैं, उन सबको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं। तो अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है तो आपको क्या करना होगा? पहले आपको नंबर ऑफ रो को काउंट करना होगा, उसके बाद आपको नंबर ऑफ कॉलम को काउंट करना होगा, और बस आपको क्या करना है? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम करना है। जैसे अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है? 3। तो इसका मतलब नंबर ऑफ रो मैं लिखूंगा, तो इसके अंदर नंबर ऑफ रो है 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/3। इसको रीड करेंगे 3/3। अब इसको मल्टीप्लाई मत कर देना। बात समझ में आ रही है? जब आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो आप क्या करते हैं? पहले नंबर ऑफ रो लिखते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, और इसको रीड करेंगे कि ये 3/3 ऑर्डर की क्या है? मैट्रिक्स है। 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। यहां पर मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप इनको देख करके इनका ऑर्डर बता सकते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है? 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2। इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया 2/2 का। इसको देखो जरा ध्यान से, इसमें कितनी रो है? 2 रो है। कॉलम कितने हैं? 3। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। 2/3। यहां पर देखो नंबर ऑफ रो कितनी है? 3। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3। यहां पर नंबर ऑफ रो कितनी है? 4। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 4। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4/4। तो आपको ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे जनरल मैट्रिक्स की। व्हाट इज जनरल मैट्रिक्स? देखिए, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है तो उसको हम जनरल मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है तो उसको हम जनरल मैट्रिक्स कहते हैं। यहां पर m जो है वो नंबर ऑफ रो है और n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। अगर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो m है और नंबर ऑफ कॉलम n है तो उसको हम कहते हैं जनरल मैट्रिक्स। एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स लिखने हैं और वेरिएबल फॉर्म में लिखने हैं तो एलिमेंट्स को लिखने के लिए हम इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। स्मॉल लेटर का, क्लियर है? अब यहां पर देखो, ये हमारे पास जनरल मैट्रिक्स है। अब जनरल मैट्रिक्स को लिखने के लिए हमें वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स के अंदर जो हम एलिमेंट्स लिखेंगे वो वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे। और याद रखना, एलिमेंट्स को हम इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने स्मॉल ए से डिनोट किया है। स्मॉल ए से क्या किया है? रिप्रेजेंट किया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब यहां पर हम वेरिएबल फॉर्म में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जनरल मैट्रिक्स में, तो हम यहां पर ये जो आगे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये जो नंबर लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअल में एलिमेंट की पोजीशन को बताते हैं। किसको बताते हैं? कि मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट की पोजीशन क्या है। अब देखो कैसे,
इसमें जो पहला वाला नंबर होता है, फर्स्ट नंबर, ये बताता है कि एलिमेंट कौन सी रो का है, एलिमेंट कौन सी रो का है। आप यहां पर चेक कर सकते हैं, फर्स्ट रो के अंदर सभी एलिमेंट में पहला नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो के अंदर पहला नंबर 1 ही होगा, क्योंकि जो पहला नंबर होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट है उन सब में फर्स्ट नंबर 1 है। सेकेंड रो के जितने भी एलिमेंट है वहां पर फर्स्ट नंबर 2 होगा, क्योंकि ये रो को डिनोट कर रहा है, सेकेंड रो। थर्ड रो के अंदर पहला एलिमेंट 3 होगा, 3। इसी तरह से mth रो के अंदर पहला नंबर m होगा, पहला नंबर क्या होगा, m होगा। तो जो फर्स्ट नंबर होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। आप यहां पर देख सकते हैं जो पहला कॉलम है उसमें सेकंड नंबर सभी जगह पर 1 है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के हैं, इसलिए सेकंड नंबर 1 है। यहां पर देखो, सेकंड कॉलम के अंदर दूसरा नंबर 2 है, थर्ड कॉलम के अंदर दूसरा नंबर 3 है, और nth कॉलम के अंदर दूसरा नंबर आपका क्या है, n है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये नंबर एलिमेंट की पोजीशन को डिनोट करते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताइए A23, ये जो एलिमेंट है ये मैट्रिक्स के अंदर कहां पर आएगा, तो आप इसको देखकर बता सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम का है। चेक करो, देखो A23 कहां लिखा है, ये लिखा है, तो सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये हमारी होती है जनरल मैट्रिक्स। इस जनरल मैट्रिक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। देखो इसका ऑर्डर क्या हो गया, मैट्रिक्स का m/n का ऑर्डर हो गया इसका, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे डिनोट करेंगे Aij, और इसका ऑर्डर होगा m/n। अब यहां पर जो ये i है, ये i आपको ये बताएगा कि एलिमेंट कौन सी रो में है, और j आपको ये बताएगा कि एलिमेंट कौन से कॉलम में है। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर मैं i और j की वैल्यू की बात करूं, तो i की जो वैल्यू है, i किसको डिनोट कर रहा है, रो को, तो इसका मतलब i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। भाई फर्स्ट रो में i की वैल्यू 1 होगी, सेकंड रो में i की वैल्यू 2 होगी। देखो यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, और यहां पर m है। तो i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, m तक जाएगी जनरल मैट्रिक्स में। और j की वैल्यू, j किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम को, तो फर्स्ट कॉलम के लिए j की वैल्यू 1 होगी, सेकंड कॉलम के लिए 2 होगी, तो j की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर के n तक जाएगी। तो आपको i और j की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स के लिए i और j बराबर होता है, i और j क्या होता है, बराबर होता है। अब यहां पर चेक करो कहां कहां पर i और j बराबर है। देखो यहां पर i और j बराबर है, आप ध्यान से देखिए, यहां पर i और j दोनों 1 1 है, यहां पर i और j दोनों 2 2 है, यहां पर i और j दोनों 3 3 है। तो जहां पर i और j बराबर होते हैं वो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो ये सब क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स। तो हमेशा याद रखना, जहां पर i और j बराबर होगा वो सारे एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो होगा वो डायगोनल एलिमेंट होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम का भी डायगोनल होगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट भी डायगोनल एलिमेंट्स होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। आप डायगोनल एलिमेंट्स को देख करके पहचान जाएंगे आसानी से। अब आगे देखो ना, एलिमेंट्स बिलो डायगोनल, ऐसे एलिमेंट जो डायगोनल के नीचे हैं वहां पर i की वैल्यू बड़ी होगी j से। आप यहां पर चेक कर सकते हैं, देखो ये तो डायगोनल एलिमेंट्स है, इनके नीचे जितने भी एलिमेंट है वहां पर i की वैल्यू बड़ी होगी। देखो i बड़ा है j से, i बड़ा है j से, i बड़ा है j से, तो सभी जगह पर i बड़ा होगा j छोटा होगा डायगोनल के नीचे। और अगर हम बात करें डायगोनल के ऊपर, तो डायगोनल के ऊपर उल्टा हो जाएगा, i छोटा हो जाएगा j बड़ा हो जाएगा। आप देख सकते हो यहां पर i छोटा है j बड़ा है, i छोटा है j बड़ा है, i छोटा है j बड़ा है। तो डायगोनल के ऊपर i छोटा होगा j बड़ा होगा। तो मेरे ख्याल से आपको जनरल मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ गया होगा, और यह भी समझ में आ गया होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट टाइप की जो मैट्रिसेस हैं जिनका यूज हम इस यूनिट के अंदर करेंगे, उन सबको मैं आपको यहां पर रिवाइज करा देता हूं। बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा।
टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से ही समझ में आ रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा भाई। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वही चीज यहां पर लिखा है। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसा कि यहां पर आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ये तीनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहां पर नंबर ऑफ रो कितनी है, 2, नंबर ऑफ कॉलम भी 2, नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम भी 3, नंबर ऑफ रो 4, नंबर ऑफ कॉलम भी 4। बोलो बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं बात करूं डायगोनल एलिमेंट्स की, तो क्या आप यहां पर देख करके बता सकते हैं कौन से एलिमेंट डायगोनल है? तो देखो ये दोनों डायगोनल है, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। यहां पर ये तीनों डायगोनल है और यहां पर ये चारों एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट है। बोले बात समझ में आ रही है? भाई चेक कर सकते हैं, देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का है, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम का है, ये फोर्थ रो फोर्थ कॉलम का है। अब आगे देखो ना, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी होती है। जहां पर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी जो यूनिट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही बेस्ड है। क्लियर है ना? यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, अब ये क्या है इसको भी समझना जरूरी है, इसका यूज आगे चल के हम कई जगह पर करेंगे। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दें तो आपको मैट्रिक्स का ट्रेस मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहां पर सभी मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर हम इनमें डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दें तो हमें मैट्रिक्स का ट्रेस मिल जाएगा। मैं एक मैट्रिक्स का ट्रेस आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। मान लीजिए मुझे ट्रेस कैलकुलेट करना है बी का, ट्रेस ऑफ बी, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी। तो क्या करना होगा, इसके डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या है, एक तो 2 है, एक 3 है और एक 4 है। 2 + 3 + 4 तीनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 9। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है, 9 है। सिमिलरली आप इसका ट्रेस फाइंड कर सकते हैं, कितना आएगा, 12 आएगा। सिमिलरली आप इसका ट्रेस भी फाइंड कर सकते हैं, कितना आएगा, 1 + 1 2 और +2 4, इसका 4 आएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? आगे चले, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब समझ में आ गया। अब आगे देखो, नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। सबसे पहली बात, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो वही लिखा है यहां पर, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 0 होते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। आप एग्जांपल देखिए, इसमें डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट 0 है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 है। तो अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। यहां पर स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन रहता है, और वो कंफ्यूजन ये है, क्या सर डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट लिखे हैं वो सारे नॉन 0 होने चाहिए? तो ऐसा नहीं है। जैसे यहां पर ये 3 एलिमेंट है, अगर मैं 3 में से इन दोनों को भी 0 कर दूं तब भी ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स ही है। क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। बस डायगोनल पर कम से कम एक एलिमेंट नॉन 0 होना चाहिए, हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, और नॉन डायगोनल 0 होने चाहिए। क्लियर है? अब डायगोनल मैट्रिक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे ये जो हमारी मैट्रिक्स है इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बस हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा DIAG, डायगोनल, और उसके बाद जो 2 1 3 तीनों डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन तीनों को एक रो में लिख देंगे। तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, बस डिनोट करने का तरीका अलग है। डायगोनल मैट्रिक्स की 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जब आप गेट एग्जाम की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहां पर मैट्रिक्स के क्वेश्चन आते हैं,
और जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन आते हैं जनरली वो प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड होते हैं। क्लियर है? आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा वहां पर जनरली प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। ध्यान दीजिएगा क्या है, अगर हम किसी डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करें, अगर हम किसी डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करें तो उसका इनवर्स हम डायरेक्ट बता सकते हैं बिना कैलकुलेट किए। बस हमें क्या करना पड़ेगा, जो डायगोनल वाले नंबर है, जो डायगोनल वाले नंबर है उनका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। देखो केवल रेसिप्रोकल करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करूं तो देखो इसका इनवर्स क्या आएगा, आगे चल के हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे मैट्रिक्स का, तो इसका इनवर्स क्या आएगा, इसका इनवर्स आ जाएगा। बस हमें क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट का रेसिप्रोकल करना है। तो यहां पर 2 का क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 1/2, 2 का हो जाएगा 1/2, 0 का तो 0 रहेगा, 0 का 0 रहेगा। यहां पर देखो 0 का 0 रहेगा, डायगोनल एलिमेंट का रेसिप्रोकल करना है, 1 का रेसिप्रोकल होगा तो 1 ही आएगा, 1 का रेसिप्रोकल, 0 यहां पर 0 ही आएगा, ये 0 ही रहेगा, ये भी 0 रहेगा। यहां पर 3 है, 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3। तो देखो कितना आसान है, डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। बात समझ में आ रही है? जबकि इनवर्स को कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन अगर मैट्रिक्स डायगोनल है तो हम उसका इनवर्स डायरेक्ट बता सकते हैं। सिमिलरली हम डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज डायरेक्ट बता सकते हैं। आगे चल के हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, जहां पर हम आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर गिवन मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है तो हम उसकी आइगन वैल्यूज को डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे? आइगन वैल्यूज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स है x, y, z, तो डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वही उसकी आइगन वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है A और ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स है 2, 1, 3, तो इसके जो आइगन वैल्यूज होंगी वो 2, 1, 2, 1, 3, यही इसकी आइगन वैल्यूज होंगी। तो अब आपको ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स पर, और नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है और डायगोनल मैट्रिक्स, तो यहां से एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स है इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इस डायगोनल मैट्रिक्स के अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स को इक्वल कर दें तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 है जैसा कि डायगोनल में होते हैं, और डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है, तीनों एलिमेंट्स क्या है, 2, 2 है। तो ये तीनों एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। हो सकता है यहां पर 2 की जगह 3 लिखा हो, -4 लिखा हो, कोई भी नंबर हो, लेकिन सारे नंबर इक्वल होने चाहिए। डायगोनल पर लिखे हुए सारे नंबर इक्वल होने चाहिए, तो हम उसको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो सीधी सी बात है, स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स, और इसका दूसरा नाम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस मैट्रिक्स का यूज सबसे ज्यादा होता है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिएगा क्या है, और स्केलर मैट्रिक्स, यहां से यह बात कंफर्म हो गई कि जो यूनिट मैट्रिक्स होती है वो एक स्केलर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट्स इज यूनिटी। डिफरेंस क्या है कि यूनिट मैट्रिक्स के अंदर सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए। तो अगर किसी स्केलर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 1 है, डायगोनल एलिमेंट्स अगर 1 है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यहां पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/2 का, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3 का, और ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4/4 का। तो आप यहां पर देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 है। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
यहां पर मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखी है, इनको एक बार समझ लेते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे नंबर सिस्टम में 1 काम करता है। ध्यान दीजिएगा कैसे। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स वापस मिलती है। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 26 और इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 26 ही मिलेगा। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए और उसको मैं आई से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वापस मैट्रिक्स ए ही मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसको हम इंग्लिश अल्फाबेट में कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है कैपिटल आई। वैसे तो हम इंग्लिश अल्फाबेट के किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हम जनरली आई का यूज करते हैं, कैपिटल आई का। आगे देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स मिलेगी। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर n कर दें तो हमें वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी। जैसे अगर आप 1 की पावर कुछ भी करें आपको 1 ही मिलेगा। सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर आप कुछ भी कर दें आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी। क्लियर है? आगे देखो नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आप किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करोगे तो आपको वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स वापस मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसका इनवर्स निकालूंगा तो इसका इनवर्स भी यही आएगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डिटर्मिनेंट। आगे चल के हम डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ लेंगे। अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो इसका डिटर्मिनेंट 1 आता है। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो आपको पता होनी चाहिए। आगे चल के हम इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास नल मैट्रिक्स और वॉइड मैट्रिक्स। नाम से ही समझ में आ रहा है ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो होंगे। जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ये मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकती है और हो सकता है कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर ना हो। जैसे कि आप यहां पर एग्जांपल देख सकते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर नल मैट्रिक्स है, लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। दोनों के दोनों नल मैट्रिक्स है। और नल मैट्रिक्स को हम जनरली कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई से और नल मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इससे पहले हमने यूनिट मैट्रिक्स को पढ़ा। यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्केलर भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर होती है, लेकिन नल मैट्रिक्स स्क्वायर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहां पर हम 5 मैट्रिक्स अब तक पढ़ चुके हैं। 6th मैट्रिक्स पर जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। सबसे पहले इसकी नोटेशन देख लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए, मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए और हमें इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है, तो डिनोट कैसे करेंगे? अगर आप ए का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप दो तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं। या तो आप ए के ऊपर डैश लगा दें, इसका मतलब ये क्या है? ए का ट्रांसपोज है। या फिर ए के ऊपर आप टी लिख दें तो इसका मतलब भी क्या है कि ये ए का ट्रांसपोज है। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं। राइट डाउन द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैंने यहां पर 2 एग्जांपल लिए हैं। अब मैं इन दोनों एग्जांपल का ट्रांसपोज लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज लिखते हैं, इसका ट्रांसपोज। तो इसके ट्रांसपोज को मैं डिनोट कर देता हूं ए डैश से। अब मैं इसका ट्रांसपोज लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो कैसे लिखते हैं। मैं आपको समझा देता हूं ट्रांसपोज लिखने का तरीका क्या है। वैसे तो मैक्सिमम स्टूडेंट को पहले से आता है, मैं जानता हूं मैक्सिमम स्टूडेंट को पहले से आता है, लेकिन फिर भी आपको एक बार रिवीजन करना है। ध्यान दीजिएगा ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे। देखो, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखना है तो आप क्या करेंगे? जो R1 रो है उसको C1 कॉलम में लिखेंगे। R1 रो को कहां लिखेंगे? C1 कॉलम में। R2 रो को आप C2 कॉलम में लिखेंगे। R3 रो को
आप C3 कॉलम में लिखेंगे, और अगर कहीं पर R4 रो है तो उसको C4 कॉलम में लिखेंगे। सीधा सा मतलब ये है कि रो को कॉलम में लिखेंगे और कॉलम को रो में लिखेंगे। भाई जब आप R1 को C1 में लिख देंगे तो इसका मतलब आपने R1 रो को C1 कॉलम में लिख दिया। बात समझ में आ रही है? अब देखो मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे। यहां पर देखो ये मेरे पास R1 रो है और ये मेरे पास R2 रो है, दो ही रो है। तो मैं क्या करूंगा, R1 रो को C1 कॉलम में लिखूंगा। कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है R1 रो में, 1 2 3। तो मैं इन तीनों एलिमेंट को C1 कॉलम में लिख दूंगा, 1 2 3। तो मैंने क्या करा, R1 रो को C1 कॉलम में लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, R2 रो को C2 कॉलम में लिखूंगा, 5 7 9। तो C2 कॉलम में आ जाएगा 5 7 और 9। बस यही हमारी मैट्रिक्स का क्या है, ट्रांसपोज है। हो गया ट्रांसपोज, खत्म। तो इसी तरीके से आपको ट्रांसपोज करना है। बोलो बात समझ में आ गई? सेम कॉन्सेप्ट हम यहां पर लगाएंगे। ये मेरे पास R1 रो है, ये R2 है, ये R3 है। तो मुझे करना क्या है, मुझे इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, ट्रांसपोज। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो बी मैट्रिक्स है, बी का मुझे ट्रांसपोज निकालना है, तो मैं यहां पर टी लिख देता हूं, पहले मैंने डैश लगा दिया था। बी का ट्रांसपोज, अब ध्यान दो। तो मैं क्या करूंगा, R1 रो को C1 कॉलम में लिखूंगा, R1 रो को C1 कॉलम में लिखूंगा, 2 3 4। तो 2 3 4 आ जाएगा C1 में। R2 रो को C2 में लिखूंगा, 4 3 1। तो यहां पर आ जाएगा 4 3 और 1। R3 को C3 में लिखूंगा, 1 2 4। तो यहां पर आ जाएगा 1 2 और 4। ये लीजिए ट्रांसपोज हो गया। और मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को कैसे फाइंड करते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि R1 को C1 में लिखना है, R2 को C2 में लिखना है और R3 को C3 में लिखना है। आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि C1 को R1 में लिखना है, C2 को R2 में लिखना है, C3 को R3 में लिखना है। तो यहां पर आप एरो दोनों साइड लगा सकते हैं, मतलब एक तरह से आप इनको इंटरचेंज कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है, ट्रांसपोज। यहां पर हम ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो, और स्क्वायर मैट्रिक्स, पहला पॉइंट, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ध्यान दीजिएगा, कैसी मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर। और स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए तो मैट्रिक्स कैसी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये मेरे पास एक एग्जांपल है, मुझे ये चेक करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो चलिए मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेता हूं। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ध्यान से देखो जरा, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के लिए मुझे क्या करना है, R1 रो को C1 कॉलम में लिखना है। तो 1, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3। R2 रो को C2 कॉलम में लिखना है, 2 5 और 6। R3 को C3 में लिखना है, 3 6 4। ये ट्रांसपोज आ गया। अब चेक करते हैं क्या ए का ट्रांसपोज और ये दोनों बराबर है क्या। देखो 1 2 3 1 2 3, 2 5 6 2 5 6, 3 6 4 3 6 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो दोनों बराबर है। इसका मीनिंग तो यही है ना कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ए और ए का जो ट्रांसपोज है दोनों क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, इक्वल है। बोलो बात समझ में आ रही है। और अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब गिवन मैट्रिक्स जो है वो कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं हेंस गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। गिवन मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बोलो बात समझ में आ रही है। गिवन मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिए, आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखकर बता सकते हैं, आपको ट्रांसपोज फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है। ट्रांसपोज फाइंड करने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। अब देखो कैसे, इस कंडीशन को देखो क्या लिखा है, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, मतलब
आई जेथ एलिमेंट जे आईथ एलिमेंट के बराबर होगा। मतलब अगर आप देखें A12 इज इक्वल टू होगा 21 के, A21 के बराबर होगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, देखो 12 पोजीशन पर ये लिखा है और 21 पोजीशन पर ये लिखा है। 12 पोजीशन और 21 पोजीशन का जो एलिमेंट होगा वो बराबर होगा। सिमिलरली ये 13 पोजीशन का एलिमेंट है, ये 31 का है, दोनों बराबर है। ये 23 का है, ये 32 पोजीशन का है, ये भी बराबर है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में ये दोनों एलिमेंट बराबर है, ये दोनों बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है, तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। बोलो बात समझ में आ गई? एक और तरीका है डायरेक्ट देखने का। देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों सेम है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेम है, थर्ड रो थर्ड कॉलम सेम है। तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसमें क्या है? और स्क्वायर मैट्रिक्स, अगेन ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए लेकिन साइन अपोजिट हो तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ गया तो मैट्रिक्स क्या होगी? स्क्यू सिमेट्रिक होगी। चेक करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं फिर डायरेक्ट तरीका बताऊंगा। चलिए तो यहां पर मैं इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करता हूं। ए ट्रांसपोज देखो कितना आएगा, ए ट्रांसपोज। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखूंगा। तो ये 0 2 -3, 0 2 -3। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखूंगा, -2 0 और 1। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 3 -1 और 0। तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, अभी ये दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पर कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां पर माइनस साइन को कॉमन ले लूं तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। देखो कैसे? क्या हम मैट्रिक्स के अंदर से किसी नंबर को कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आप मैट्रिक्स के अंदर से किसी भी नंबर को कॉमन ले सकते हैं और जो कॉमन आता है ना वो सभी एलिमेंट के अंदर से कॉमन आता है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर सभी एलिमेंट में से -1 को कॉमन ले लेता हूं बाहर। मैट्रिक्स के अंदर से आप कॉमन ले सकते हैं। तो देखो कितना आ जाएगा, ए ट्रांसपोज। मैंने क्या करा, सभी एलिमेंट में से -1 को कॉमन ले लिया। -1 को क्या किया मैंने? कॉमन ले लिया। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से -1 को कॉमन लूंगा तो सीधी सी बात है इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो 0 का तो कोई साइन होगा नहीं, 0 का तो 0 ही रहेगा। -2 का 2 हो जाएगा, +3 का -3 हो जाएगा, +2 का -2 हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा, -1 का +1 हो जाएगा, -3 का +3 हो जाएगा, +1 का -1 होगा और ये 0 रहेगा। अब चेक करो एक बार, क्या मैट्रिक्स ए और ये बराबर है क्या? देखो 0 2 -3 ठीक बिल्कुल सेम है, -2 0 1 बिल्कुल सेम है, 3 -1 0 बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स लिखी हुई है ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये ए मैट्रिक्स है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। भाई 1 का तो कोई लिखना जरूरी नहीं है। तो ये हमारा क्या आ गया? बराबर आ गया। और यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमारी कंडीशन है। इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा किसी भी मैट्रिक्स को कैसे चेक करते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। अब देखो डायरेक्ट तरीका, हम मैट्रिक्स को देख करके बता सकते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। कैसे? इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। देखो सब 0 है। अगर एक भी डायगोनल एलिमेंट नॉन 0 है तो वो कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगी। तो स्क्यू सिमेट्रिक की पहली कंडीशन क्या है कि डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? आई जेथ एलिमेंट जे आईथ एलिमेंट के बराबर होगा लेकिन दोनों का साइन अपोजिट होगा। आप यहां पर चेक कर सकते हैं, ये दोनों के दोनों नंबर बराबर हैं लेकिन दोनों का साइन अपोजिट है। ये दोनों नंबर बराबर हैं लेकिन दोनों का साइन अपोजिट है। ये दोनों नंबर बराबर हैं लेकिन दोनों का साइन अपोजिट है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम देख करके कैसे बता सकते हैं कि वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। आगे चलते हैं
और नेक्स्ट मैट्रिक्स पर जाने से पहले अब हम यहां पर डिटरमिनेंट के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किस टाइप की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है डिटरमिनेंट इज डिफाइंड ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हम केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका डिटरमिनेंट डिफाइन नहीं होता है, हम उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? चलिए, ये तो हमें समझ में आ गया कि हम डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब एक काम करते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि डिटरमिनेंट को कैलकुलेट किया कैसे जाता है। तो यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2x2 का है। कितने का है? 2x2 का। हमें एक तो 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना आना चाहिए और दूसरा हमें 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना आना चाहिए। मैं यहां पर आपको दोनों रिवाइज करा देता हूं। मैं जानता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना अच्छे से आता है। मैं जस्ट आपको यहां पर रिवाइज करा रहा हूं, एक बार रिवाइज कर लीजिए, आगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो हमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है A इक्वल टू 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2, 7, 3 और 10। अगर आप मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारा डिटरमिनेंट की नोटेशन होती है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं हम। तो इसको पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे 2, 7, 3 और 10। अब इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा। देखो, डिटरमिनेंट ऑफ ए बहुत आसान होता है 2x2 का डिटरमिनेंट फाइंड करना। आपको क्या करना है, जो दोनों के दोनों ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, फिर बीच में आएगा माइनस साइन। बीच में क्या आएगा? माइनस साइन आएगा। देखो 2 इंटू 10, बीच में माइनस आएगा और उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 और विद साइन करना है। देखो यहां चारों नंबर पॉजिटिव है, हो सकता है इनमें से कोई नंबर निगेटिव भी हो, तो आपको अगर निगेटिव नंबर है तो आपको निगेटिव नंबर ही लेना है। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर इसको बस सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 20 माइनस 21, 20 माइनस 21। तो हमारे पास यहां पर डिटरमिनेंट आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना बचेगा? माइनस का 1। तो इसका डिटरमिनेंट है -1। सिमिलर तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मैट्रिक्स 2x2 की है। बस डिफरेंस क्या आएगा, हो सकता है यहां पर मान लीजिए हो सकता है -7 लिखा हो, तो अगर मैं यहां पर -7 लिख दूंगा तो क्या चेंज आएगा? क्या चेंज आएगा? यहां पर -7 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 21 हो जाएगा, आंसर प्लस का 41 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो आंसर 41 आएगा प्लस का। तो इस तरह से वेरिएशन हो सकता है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं 3x3 के लिए। नाउ फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है और हमें इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे डिटरमिनेंट कैलकुलेट? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। जब आप 3x3 का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो कौन से नंबर का साइन पॉजिटिव होता है और कौन से नंबर का साइन नेगेटिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं यहां पर लिख देता हूं। देखो, अगर आप 3x3 का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं 3x3 का, तो यहां पर साइन मैं लिख देता हूं। साइन देखो क्या होंगे, फर्स्ट रो का जो फर्स्ट नंबर होता है उसका साइन होता है पॉजिटिव, उसके बाद ऑल्टरनेट चलता है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये हमारे साइन होते हैं। तो यहां पर जीरो का साइन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, तो जीरो का साइन क्या है? पॉजिटिव। 1 का साइन क्या है? निगेटिव। 3 का साइन क्या है? पॉजिटिव। इस वाले 2 का साइन क्या है? निगेटिव। इसका साइन क्या है? पॉजिटिव। इसका साइन निगेटिव, इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन निगेटिव, इसका साइन पॉजिटिव। सिमिलरली अगर 4x4 की मैट्रिक्स है तो आप उसका भी डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां पर भी हमारे जो साइन चलेंगे वो ऑल्टरनेट चलेंगे, लेकिन हमें मैक्सिमम 3x3 का ही डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ता है, उससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने के हमारे पास 6 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 6 तरीके। कैसे?
आप इसका डिटरमिनेंट R1 रो के अलोंग कैलकुलेट कर सकते हैं, R2 रो के अलोंग कैलकुलेट कर सकते हैं, R3 रो के अलोंग कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 तरीके हो गए। सिमिलरली आप C1 के अलोंग कर सकते हैं, C2 के अलोंग कर सकते हैं, C3 के अलोंग कर सकते हैं, तो 3 और हो गए। तो आप 6 तरीके से इसके डिटरमिनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट करो, आंसर हर एक तरीके से सेम आएगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये मेरे पास 0 1 और 3, 2 3 3, 2 3 3 3 1 1, ये मेरे पास 3/3 का ये डिटरमिनेंट आ गया। अब मुझे इसको फाइंड करना है। मैं इसको किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट फाइंड कर सकता हूं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं कि किस रो या किस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना चाहिए। आपको उस रो या उस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो लिखे हो, और अगर जीरो नहीं लिखा कहीं पर भी तो आप किसी के अलोंग भी कर सकते हैं। तो अगर आप यहां पर ध्यान दो, फर्स्ट रो में भी एक जीरो है और फर्स्ट कॉलम में भी एक जीरो है, तो आप फर्स्ट रो के अलोंग भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम के अलोंग भी कर सकते हैं। आसान पड़ेगा। वैसे तो आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हैं, हर तरीके से आंसर सेम आएगा। क्लियर है? चलिए, लेकिन हम जनरली सभी क्वेश्चन में R1 रो के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं यहां पर R1 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंड अलोंग R1, R1 रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं। देखो कितना आएगा ना। एक्सपेंड करने का तरीका देखो क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो R1 में पहला नंबर क्या है, 0, तो मैं यहां पर 0 लिख लेता हूं। और 0 का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब पहले नंबर का साइन पॉजिटिव होता है, तो देखो यहां पर पॉजिटिव ही है। बोलो बात समझ में आई? वैसे तो 0 के साथ किसी भी साइन को लगाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर जगह पर पहला नंबर 0 नहीं होगा, तो आपको नंबर का साइन भी देखना है उधर से। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये 0 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उन दोनों को हाइड कर देंगे। तो ये 0 फर्स्ट रो में आ रहा है तो फर्स्ट रो को हाइड कर दो, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है तो इसको भी हाइड कर दो, और जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ पार्ट क्या है, 3 3 1 1, तो ये 2/2 का डिटरमिनेंट बचा है, तो इसके आगे 2/2 का डिटरमिनेंट लिखेंगे। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, इसके आगे हम लिखेंगे 2/2 का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई में 3 3 3 3 1 1। बोलो बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। अब बात करेंगे इस वाले नंबर की। इस वाले नंबर का साइन क्या है, नेगेटिव, तो पहले तो आप यहां पर माइनस साइन लगाएंगे, उसके बाद इस 1 को कॉपी करेंगे, कॉपी कर दिया। अब क्या करेंगे, ये 1 जिस रो में आ रहा है उस रो को हाइड करेंगे, और जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को भी हाइड कर देंगे। बचा क्या, 2/2 का डिटरमिनेंट। देखो हमारे पास बचा ये 2 3 और 3 1, तो यहां पर ये 2/2 का जो डिटरमिनेंट है इसको इसके आगे लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 3 2 3 और 3 1, ये आ जाएगा। अब अगला नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्या, 3 का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो यहां पर पहले तो प्लस लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, और यहां पर भी 2/2 का डिटरमिनेंट आएगा। क्या आएगा जरा ध्यान से देखो, ये 3 फर्स्ट रो में फर्स्ट रो को हाइड कर देंगे, थर्ड कॉलम को हाइड कर देंगे, तो 2 3 3 1 बचा, 2 3 और 3 1, बस हो गया काम। अब क्या करना है, ये जो 2/2 के डिटरमिनेंट है इन सबको फाइंड करना है, और 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं ये हम यहां पर पढ़ चुके हैं। देखो जरा ध्यान से ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो ये 0 है, वैसे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख करके दिखाता हूं 0। अब ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, इसको फाइंड करते हैं। 3 × 1 3, बीच में माइनस साइन आएगा क्योंकि 2/2 का डिटरमिनेंट है, बीच में माइनस आएगा। 3 × 1 3, अब माइनस 1 × 3 3 आएगा, तो 3 - 3 0, और ये तो वैसे भी 0 ही था क्योंकि बाहर 0 लिखा है। बोले बात समझ में आ रही, बाहर 0 लिखा है तो ये 0 ही होगा। अब आगे देखो ना, माइनस साइन, -1 बाहर है ब्रैकेट। अब ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, 2 × 1 2, -3 × 3 9, 2 - 9। आगे चलते हैं, +3, 2 × 1 2,
बीच में माइनस आएगा, 3 इंटू 3 9। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। जल्दी से आप लोग सिंप्लीफाई करें। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये तो जीरो आ गया भाई, ये तो जीरो था पहले से, जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही आएगा ना। 2 माइनस 9, माइनस का 7 आएगा, और माइनस 7 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 7। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, यहां देखो 2 माइनस 9 कितना आएगा, माइनस का 7, और माइनस का 7 इंटू 3 माइनस का 21, माइनस का 21। और यहां से अब फाइनली मेरे पास ए का डिटरमिनेंट आ गया माइनस का 14। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया है। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप सेकंड रो के, थर्ड रो के, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम सबके अलोंग एक्सपेंड करके देखो, आंसर यही आएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। अब मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका जस्ट अपोजिट। अब मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है तो वो सिंगुलर, और अगर 0 नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर है या नहीं है, तो डेफिनेटली ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। क्यों? क्योंकि हम डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। नाम से समझ में आ रहा है कि यहां पर जो एलिमेंट्स है वो ट्राइंगल बनाएंगे, और इसके अंदर दो मैट्रिक्स आती हैं, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती है उसमें डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 होते हैं। देखो डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे ना, सब 0 होंगे अपर ट्राइंगुलर में। इसमें उल्टा है, लोअर ट्राइंगुलर में डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0 होते हैं। तो आपको आसानी से दोनों टाइप के मैट्रिक्स ये याद रहेंगी, अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास रो मैट्रिक्स। नाम से समझ में आ गया होगा, ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक रो होगी उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। देखो इसमें केवल एक ही रो है तो ये क्या होगी, रो मैट्रिक्स। कॉलम कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, कॉलम 4 है, रो 1 है। तो रो 1 होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। अब देखो नाम से समझ में आ गया कि इस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम 1 होगा, नंबर ऑफ रो कितनी भी हो सकती हैं। क्लियर है? नंबर ऑफ रो कितनी भी हो सकती हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है निलपोटेंट मैट्रिक्स। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जस्ट नॉलेज के लिए एक बार यहां पर समझ लीजिए। निलपोटेंट मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, सीधी सी बात है, जो निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर। ये दोनों स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां पर एक्चुअल में ये 0 नहीं है। अगर हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दें और वो नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसको निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहां पर ये 0 नहीं है, ये एक्चुअल में यहां पर कैपिटल O है, नल मैट्रिक्स। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर फाइंड करें और वो नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उस मैट्रिक्स को कहा जाता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर फाइंड करें और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसको कहते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका स्क्वायर फाइंड करो, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है तो उसको हम क्या कहेंगे, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहेंगे। और लास्ट मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगेन एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए।
देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज है ए ट्रांसपोज। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दें और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। समझ में आ गया? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करिए। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो उसके ट्रांसपोज के बराबर होता है। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया। 15 टाइप की मैट्रिसेस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस नाम से समझ में आ रहा है कि यहां पर हमें यह समझना है कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होती हैं। तो इसकी दो कंडीशन है। देखो, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। दो कंडीशन है। इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, पहली कंडीशन, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। कंडीशन नंबर 2, द एलिमेंट्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, मतलब दोनों मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, सेम पोजीशन पर सेम एलिमेंट होने चाहिए। एग्जांपल में देखिए, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है? देखो, दोनों का ऑर्डर सेम है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों का ऑर्डर सेम है। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि देखो यहां पर 6 लिखा है और इसी पोजीशन पर यहां पर 2 लिखा है। देखो 1 1 दोनों सेम है, सेम पोजीशन पर, ये दोनों भी सेम पोजीशन पर सेम है, ये दोनों भी सेम पोजीशन पर सेम है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? इन दोनों में प्रॉब्लम है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। इधर आ जाओ, अगर आप इन दोनों को देखो, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। आपस में इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दोनों का ऑर्डर अलग अलग है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अब इन दोनों को देखो, ये दोनों आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, 3/3। दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है, 3/3 का है। और कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट भी इक्वल है। देखो दोनों 2 2 है, 3 3 4 4 4 4 3 3 1 1 1 1 2 2 4 4। तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। तो इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। जिस तरह से हम नंबर पर ऑपरेशन लगाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इसी तरीके से हम मैट्रिक्स में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो एक एक करके यहां पर सभी ऑपरेशन को समझ लेते हैं। पहला ऑपरेशन हमारे पास है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब हम दो मैट्रिक्स को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। अगर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की नहीं है तो हम उनको ऐड भी नहीं कर सकते और सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, इसमें ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। हमें इनको ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो सबसे पहले तो ये चेक करो, क्या हम इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर 2/3 का है, इसका ऑर्डर भी 2/3 का है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, तो हम इनको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब ऐड कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? देखो, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट ऐड भी होते हैं और सब्ट्रैक्ट भी होते हैं। मतलब आपको क्या करना है? सेम पोजीशन के एलिमेंट को ऐड करना है या फिर सेम पोजीशन के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो कैसे, पहले एडिशन करते हैं इन दोनों को। एडिशन तो कैसे होगा? देखो, 2 1 के साथ ऐड होगा क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम पोजीशन के हैं, तो 2 + 1। सिमिलरली 5 - 6 के साथ ऐड होगा क्योंकि दोनों सेम पोजीशन के हैं।
-1 2 के साथ ऐड होगा, दोनों सेम पोजीशन के हैं। 3 -2 के साथ ऐड होगा, सेम पोजीशन के हैं। 0 5 के साथ ऐड होगा और 4 7 के साथ ऐड होगा। तो सेम पोजीशन के एलिमेंट को अगर आप ऐड कर दें तो आपको एडिशन मिल जाएगा। देखो अब इनको ऐड करके लिख दीजिए, 2 + 1 3, 5 - 6 -1, -1 + 2 + 1। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं दो मैट्रिक्स को। सिमिलर तरीके से आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, यहां पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन। अब ध्यान दो सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। देखो a - b, a - b, तो क्या करना है, सेम पोजीशन के एलिमेंट को माइनस करना है और a के एलिमेंट में से b के एलिमेंट को माइनस करना है, क्योंकि हमने a - b लिखा है। तो a के एलिमेंट में से b के एलिमेंट को माइनस करेंगे और सेम पोजीशन के एलिमेंट को माइनस करेंगे। तो हम 2 में से माइनस करेंगे 1 को, तो देखो 2 - 1। बोलो बात समझ में आ रही है। सिमिलरली 5 में से माइनस करेंगे -6 को, तो 2 बार माइनस आएगा, 5 -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली हम -1 में से माइनस करेंगे 2 को, तो -1 - 2। तो सेम तरीके से आप सेम पोजीशन के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखो ये हमारे पास आ जाएगा। 3 में से -2 को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 0 में से 5 माइनस करेंगे, 4 में से 7 माइनस करेंगे, उसके बाद माइनस करके यहां लिख देंगे, तो हमारे पास दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगा। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और सेम पोजीशन के एलिमेंट को हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है और मुझे 3a फाइंड करना है। मतलब सीधी सी बात है, मुझे मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है। 3a, तो आप क्या करोगे, इस मैट्रिक्स को 3 से कर दोगे मल्टीप्लाई। 0 1 3 2 3 3 3 1 1। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। जब आप किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो आप इस 3 को सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। भाई सीधी सी बात है, जब हम मैट्रिक्स में से कॉमन लेते हैं तो हम सभी नंबर में से कॉमन लेते हैं। सिमिलरली जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सभी नंबर में मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो अगर मैं यहां पर मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो कितना आ जाएगा? 3a 3 × 0 0, 3 × 1 3, 3 × 3 9, 3 × 2 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। ये हमारे पास आ गया 3a और यही इसका हमारा फाइनल आंसर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने की कंडीशन होती है। सभी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जो मैट्रिक्स कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन को समझ लेते हैं। कंडीशन देखो यहां लिखी है, नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स। अब ये फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सी होगी? जब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो एक मैट्रिक्स को पहले लिखोगे, एक को बाद में लिखोगे। तो जिस मैट्रिक्स को आप पहले लिखोगे वो फर्स्ट मैट्रिक्स होगी और जिसको बाद में लिखोगे वो सेकंड मैट्रिक्स होगी। तो पॉइंट क्या है, कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए, ये कंडीशन है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नीचे देखो मैंने लिख रखा है, यहां पर मेरे पास मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है m/n और दूसरी मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है n/p। क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे? कंडीशन को चेक करते हैं। नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, देखो फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? n। यहां पर नंबर ऑफ कॉलम n है। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये मेरे सेकंड मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितनी है? n। तो अब जरा ध्यान से देखो,
फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम n है और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो भी n है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। समझ में आ गई कंडीशन? फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो बराबर है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो नई मैट्रिक्स मिलेगी, जो हमें न्यू मैट्रिक्स मिलेगी, उसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर होगा m बाई पी का। मतलब यहां से आपको m को उठाना है और यहां से आपको p को उठाना है, यहां से रो और यहां से कॉलम, और यही इसका ऑर्डर होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की कंडीशन क्या है और मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा। क्लियर है? अब यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं, यहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो जरा, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2/3 और बी का ऑर्डर है 3/2, तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी? देखो यहां पर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, यहां पर नंबर ऑफ रो कितनी है 3, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर होगा 2/2 का, तो देखो इसका ऑर्डर होगा 2/2 का, तो ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। आगे देखो, क्या ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? देखो इसका ऑर्डर 2/3 है, इसका 3/3 है, तो यहां पर इसमें नंबर ऑफ कॉलम 3 है और इसमें नंबर ऑफ रो 3 है, तो ये मल्टीप्लीकेशन भी पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई होने के बाद हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर होगा 2/3 का, तो आप देख सकते हैं 2/3। बोलो समझ में आ गया? अब आगे देखो, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2, इसका ऑर्डर है 3/3, इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 है और इसमें नंबर ऑफ रो 3 है, इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं है, तो ये मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगा और कब पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ए बी तो पॉसिबल हो लेकिन बी ए पॉसिबल ना हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर हम a इंटू बी करें तो ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो, लेकिन जब हम b इंटू ए करेंगे तो हो सकता है ये पॉसिबल ना हो। पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि बी ए पॉसिबल हो लेकिन ए भी पॉसिबल ना हो, तो कुछ भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों पॉसिबल हो लेकिन दोनों आपस में बराबर ना हो, बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में आपको पता होनी चाहिए। अब एक एग्जाम्पल से मल्टीप्लीकेशन को समझ लेते हैं। चलिए भाई, हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके हमें यहां पर ए बी फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी फाइंड करना है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, सेकंड मैट्रिक्स बी है, तो पहले मैं ए को लिखूंगा और उसके बाद मैं बी को लिखूंगा, ए बी। अब ध्यान दीजिएगा भाई, तो मैं यहां पर दोनों मैट्रिक्स को कॉपी कर लेता हूं। मेरे पास मैट्रिक्स ए है 1 2 3 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, ये मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स के। सेकंड मैट्रिक्स क्या है? बी। 1 0 2 1 0 2 0 1 2 1 0 2 0 1 2 और 1 2 0। चलिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक बार समझ लीजिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत आसान है मल्टीप्लीकेशन करना। तो ए बी, अच्छा एक और चीज, क्या ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? तो देखो दोनों का ऑर्डर 3/3 है, दोनों का ऑर्डर 3/3 है। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो 100% वो दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं 3, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। यहां पर तो ए बी भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है। चलिए भाई, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए बी, और ए बी का ऑर्डर क्या होगा? ए बी का ऑर्डर भी 3/3 का ही होगा। अब देखो मल्टीप्लीकेशन करते कैसे, ध्यान से समझना। बहुत आसान तरीका है मल्टीप्लीकेशन करने का, मैं यहां पर आपको लिख करके दिखा देता हूं करते क्या है हम। देखो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, R1 रो को C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। R1 रो का, देखो R1 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट मिलेगा। मैं आपको करके दिखाता हूं, देखो जरा, यहां पर मेरे पास ये R1 रो है और ये मेरे पास C1 कॉलम है। तो मुझे क्या करना है, R1 रो का मल्टीप्लीकेशन C1 कॉलम के साथ करना है और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद
और ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो मेरी मैट्रिक्स का पहला नंबर होगा। करके दिखाता हूं कैसे। देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा। देखो 1 इंटू 1 1, उसके बाद प्लस 2 इंटू 0 0, प्लस 3 इंटू 1 3। इस तरह से करते हैं मल्टीप्लाई। तो हमें पहला एलिमेंट मिल गया। अब आगे देखो, अब क्या करना है। अब देखो आगे क्या कर रहा है ना। अभी हमने क्या करा था, R1 को C1 से मल्टीप्लाई किया था। अब हम R1 को C2 से करेंगे, मतलब यहां पर रो चेंज नहीं होगा, कॉलम चेंज होगा। अब हम R1 को करेंगे C2 से, इसके साथ में। अब मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा से। देखो जरा ध्यान से क्या आएगा ना। 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, और 3 2 जा 6, ये आ गया। तो हमने R1 का मल्टीप्लाई C2 के साथ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम R1 का मल्टीप्लाई करेंगे C3 के साथ में। R1 का मल्टीप्लाई करेंगे C3 के साथ में। अब देखो क्या आएगा ना, 1 इंटू 2 2, प्लस 2 इंटू 2 4। देखो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 0 0, ये लीजिए। तो यहां पर हमें फर्स्ट रो मिल चुकी है, फर्स्ट रो हमें मिल चुकी है। अब क्या करेंगे आगे, अब जरा आगे ध्यान से देखो। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन हम C1 के साथ कर चुके, C2 के साथ कर चुके, C3 के साथ कर चुके। अब हम क्या करेंगे, अब हम रो को चेंज करेंगे। अब हम रो को चेंज करेंगे। अब हम सेकेंड रो का मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड रो का मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले करेंगे C1 कॉलम के साथ। मतलब अब हम क्या करेंगे, R2 रो का मल्टीप्लीकेशन करेंगे C1 के साथ। देखो क्या आएगा ना, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा। तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अब अगला एलिमेंट, अब क्या करेंगे, अब हम कॉलम को चेंज करेंगे भाई, कॉलम को चेंज करेंगे। अब हम R2 को मल्टीप्लाई करेंगे C2 के साथ, R2 को मल्टीप्लाई करेंगे C2 के साथ। अब देखो 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0 आएगा, प्लस 3 इंटू 1 3 आएगा, प्लस 1 इंटू 2 2 आएगा। समझ में आ गया। अब क्या करना है, अगेन कॉलम को चेंज करना है। अब हम यहां पर कॉलम नंबर 3 लेंगे, मतलब अब R2 का मल्टीप्लाई करेंगे C3 के साथ में, इसके साथ करेंगे C3 के। तो ये रहा मेरा C3 कॉलम। अब देखो क्या आएगा ना, 2 इंटू 2 4, प्लस 3 इंटू 2 6, प्लस 1 इंटू 0 0, ये लीजिए। अब क्या करना है, अब जरा ध्यान से समझना। अब हम रो को चेंज करेंगे, रो को क्या करेंगे, चेंज करेंगे ना। अब हम जाएंगे R3 रो पर, और R3 का मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले करेंगे C1 के साथ में। किसके साथ में करेंगे, C1 के साथ में। तो R3 का मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे C1 के साथ में। देखो क्या आएगा, अब ध्यान दीजिएगा, 3 इंटू 1 3, प्लस 1 इंटू 0 0, प्लस 2 इंटू 1 2, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, कॉलम को चेंज करेंगे। अब हम कॉलम लेंगे C2, कॉलम क्या लेंगे, C2। तो अब हम R3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे C2 के साथ। किसके साथ करेंगे, C2 के साथ। अब देखो क्या आएगा, 3 इंटू 0 0, प्लस 1 इंटू 1 1, प्लस 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगेन कॉलम को चेंज करेंगे। अब हम कॉलम लेंगे C3। अब हम R3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे C3 के साथ में। तो R3 का C3 के साथ में करेंगे तो देखो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 1 का 2 में करेंगे 2 आएगा, और 2 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा। और हमारा मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है, बस अब हमें ऐड करके लिख देना है। तो फाइनली अब मेरा यहां पर आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी, अब ए बी को मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, ए बी इज इक्वल टू, तो यहां पर मुझे एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। 1 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 प्लस 6 कितना आएगा, 8 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 4 8 6, इधर कितना आएगा 3, इधर कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 10, 3 5 10।
3 5 10, इधर कितना आएगा 5, इधर कितना आएगा 5 और ये कितना आएगा 8। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लीकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है और मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ गया होगा कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करने में आपको कभी भी कोई गलती नहीं करनी है। यहां पर हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका है और इसके साथ साथ हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है। आज के लेक्चर में हमने क्लास 12th के बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया है और ये जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट है, सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आने चाहिए। तो एक बार इनको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए। मैं जानता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको आज का लेक्चर पहले से ही आता था, लेकिन फिर भी अगर आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आगे चल के आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस यूनिट के अंदर। यहां पर डीपीपी के अंदर मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए, इनको आप प्रैक्टिस करके देखना, इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है और यहां पर इन दोनों मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। आपको ए बी भी फाइंड करना है, बी ए भी फाइंड करना है। तो पहले तो ये चेक करना कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, और अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो आप दोनों को फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो इन दोनों क्वेश्चन को एक बार आप प्रैक्टिस करके देखना। और एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बैचेस अवेलेबल हैं और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इस बार का जो न्यू सिलेबस है वो स्ट्रीम वाइज है और गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर सभी स्ट्रीम के लिए कोर्स अवेलेबल है, जहां पर आपको आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, आपकी स्ट्रीम का ही सिलेबस पढ़ाया जाएगा। पूरा का पूरा जो कंटेंट होगा वो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा, जहां से आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे मैट्रिक्स का, लेकिन उससे पहले आपको आज का लेक्चर अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।